के लिए गठबंधन मजबूरी है, तो ये 38 लोगों का भानुमति का कुनबा, आपने ये 38 लोगों का ठगबंधन क्यों बनाया है? ये है कि जिसके खुद के घर शीशे के हो, उसे दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो घर ही खत्म हो गया। हमारा तो एनडीए है, यूपीए का हुआ क्या है तो बता दीजिए। चलो झुको, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बीजेपी साफ हो जाती है। ऐसे में भी ये कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाते तो ये बीजेपी को दोबारा लाना चाहते हैं। क्लियर कट साफ है देश के सामने। कांग्रेस खुद भानुमति का कुनवा जोड़ने में लगी है, पर हर कुनवा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। इन सपनों में कांग्रेस का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपने का क्या होगा? इसी पे जोरदार कि वर्षों तक देश में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है। सुनिए अंजना जी, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि बैठकर थर थर कांप रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और कहीं किसी तरीके से मनमुटाव दिख जाए किसी दल के बीच में, तो ये समझ लें कि अब हमारी नैया बैतरनी से पार लग जाएगी। इस तरीके की अफरा तफरी भाजपा के खेमे में मुझे स्पष्ट दिख रही है। और एक बात, कांप कौन रहा है रागिनी जी? समझी नहीं मैं, कौन कांप रहा है? अरे भाजपा के जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे इनकी नहीं बनेगी, उनकी नहीं बनेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अपने आप को उस धागे की तरह देखती है जो बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर एक खूबसूरत हार बनाकर भारत माता के गले पर 2024 में चढ़ाने वाली है। हम सूत्रधार हैं और हम उसी तरह हम ये मानते हैं कि फलदार वृक्ष झुकता है। तो एक नफरत के फरमान भरी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा झुकना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी लगातार कह चुके हैं। आज राहुल जी ने फिर कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। ठीक है, हाँ वो हमने सुना दिया था। अब सुधांशु जी से जवाब सुनिए। रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक सूत्र की तरह है जो एक हार बनाना चाहती है, मगर यही तो समस्या है कि इनके गठबंधन का कोई भी सदस्य हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो हार ही नहीं मानने को तैयार है कि मैं कोई सीट दूंगा, और उसके बाद हार भी है तो उसे कांटों का हार नजर आता है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक देखें तो जहां इंडिया गठबंधन है वहां पे तो हार ही हार और जीत किसकी सब जगह। कश्मीर से आप शुरू करिए, कश्मीर में तो गुपकार गठबंधन है तो वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जरूरत थी पंजाब में तो है नहीं, हरियाणा में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। अब बताइए यहाँ इनको दिल्ली में जरूरत है तो वहां है नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा सीधी लड़ाई है, कांग्रेस का मतलब नहीं है। तो भाई और दक्षिण तक आ जाइए, तेलंगाना में गठबंधन नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, आंध्र में तमिलनाडु में पहले डीएमके के साथ था, केरल में आपस में लड़ाई है कम्युनिस्ट। भाई ये इंडिया गठबंधन है कहाँ? मुझे तो लगता है इस हार को तलाशने में बड़ा मुश्किल लगेगा। और जो अब इन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि ये विचारधारा की लड़ाई है, देखिए बिल्कुल सही कहा है। वो क्या कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दुकानदार बनना चाहते हैं क्योंकि दुकान में तिजारत होती है, और हम तो वो कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। हम मंदिर के रूप में मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये दुकान बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये विचार की लड़ाई है, तो निश्चित रूप से विचार की लड़ाई को देश की जनता बहुत विचारपूर्ण ढंग से अपना निर्णय देगी और हम आश्वस्त हैं कि हमारे पक्ष में। कहा कि भाई अगर ऐसी ही बात है तो निकलो बाहर। जो तुमने गलती राजस्थान में करी, हमारे विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के ले गए, तो उनके लिए माफी मांग लो और आकर के कहो कि भाई जो आज दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और कुमारी बहन मायावती जी इसको पूरा कर रही हैं, तो दलित चेहरा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब तो आओ माफी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बताएंगे नहीं, पहले पीएम फेस तय कर दीजिए, है ना मलूक जी? आप लोग भी अनूठे ही है। नहीं, जब सारी की नहीं, आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस हमें बदनाम करती है और ये कहती है कि बीएसपी ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती है, इनकम टैक्स से डरती है, और ये जो है बी टीम है, ऐसे टेलीविजन वालों को कहते हैं, टेलीविजन वाले इसलिए पक्ष करते हैं कि ये सब इनकम टैक्स से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, तो इस तरह बदनाम करते हैं। तो क्यों ना बात साफ साफ हो, हम किसी से नहीं डरते। तुम चोरी भी करो, छीना चोरी भी करो, दलित। अब भी देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने नागपुर में कहा विचारों की लड़ाई है। अरे विचारों की लड़ाई है, इसीलिए हम बीजेपी से समझौता नहीं कर रहे हैं। अकलियत समाज, मुस्लिम समाज को देख के, दलित समाज को देख के, नहीं तो एक भी सीट को अगर हम समझौता कर लें, यूपी में एक भी सीट कोई जीत नहीं सकता। किसी प्रदेश में हमारी 9% के, 7% के, 4% के, 2.5% के, 1.5%, पूरे देश में हमारी वोट है। अभी राजस्थान में नया नया ताजा सिद्ध हुआ, दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की चारों तरफ इतनी बढ़ जाएंगी, 400 से पार चले जाएंगे। लेकिन विचारों की वजह से हम नहीं जा रहे। राहुल जी, अभी मैं इनको नाइक जी को देख रहा था, जो प्रवक्ता कांग्रेस की, कि हम झुक जाएंगे।
अरे झुक जाएंगे तो 2004 से 2014 तक 10 साल हमने तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट करा, बगैर शर्त के राजस्थान में सपोर्ट करा 5 साल, और 3 साल के करीब फिर सरकार गिर गई थी, मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा 5 साल, उत्तराखंड में सपोर्ट करा, चलो झुको, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण ये शुरुआत होता है दलितों के लिए, अखिलेश समाज के लिए, अखिलेश समाज के लिए। ठीक है रुकिए प्लीज। झुकने का आपको एक नायाब ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं झुकिए आप मायावती जी के सामने। देखिए, मैं भी एक विनती करती हूँ कि भाजपा के साथ तो बसपा को बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए और उनके आगे झुककर नतमस्तक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करने का मन चाहे मलूक जी, तो आप याद कीजिएगा कि किस तरह से दया शंकर जी ने मायावती जी के लिए बहुत ही भयानक अपशब्द कहे थे, उनको वैश्या कहकर पुकारा था। कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ खड़ी हुई, मायावती जी के अपमान के लिए हमने सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक आपका साथ दिया, उसे भूलना नहीं चाहिए। और इसी दया शंकर की पत्नी को, स्वाति जी को टिकट देकर विधायक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपके स्वाभिमान की बात भी है, सम्मान की बात भी है मायावती जी के, आपको झुकना नहीं चाहिए। और मैं जल्दी से सुधांशु जी के सवालों का भी जवाब दे दूं। सुधांशु जी वो कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर केवल इंडिया के लिए, हमारे गठबंधन के लिए गठबंधन मजबूरी है, तो ये 38 लोगों का, भानुमति का कुनबा, आपने ये 38 लोगों का ठगबंधन क्यों बनाया है? आज आप घोषणा कर दीजिए कि मोदी जी तो अकेले लड़ने के लिए सक्षम है, और आप कह दीजिए कि एनडीए अलायंस को हम खत्म करते हैं, खारिज करते हैं, अब किसी भी दल के साथ हम लड़ेंगे नहीं। तो ये अपने भानुमति के कुनबे को आप देख लीजिए, जिसमें से अकाली दल चला गया, जिसमें से शिवसेना चली गई, जिसमें से पीडीपी चली गई, जिसमें से जदयू चली गई। तो पहले ये है कि जिसके खुद के घर शीशे के हों, उसे दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज ये दिखा रही है कि गठबंधन में तो ब्रेकिंग छोड़िए, यहाँ तो पार्टी के अंदर की ब्रेकिंग को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता चला जा रहा है। अब देखिए, जो कुछ बात कही रागिनी जी ने, उन्होंने कहा कि साहब हमारा गठबंधन नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में बिल्कुल स्पष्ट है। किसी गठबंधन सहयोगी ने कभी नेतृत्व में प्रश्न उठाया नहीं, नीतियों पे मोदी जी के नेतृत्व में सब एकदम साथ हैं। आपने कहा कि जिनके घर शीशे के हो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रागिनी जी, आपका तो घर ही खत्म हो गया, हमारा तो एनडीए है, यूपीए का हुआ क्या है ये तो बता दीजिए। उसका विसर्जन हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया, या वो अभी बाकी है इस तथाकथित इंडिया में? यहाँ तो घरे खत्म हो गया है, सब कुछ हाथ झाड़ कैसे चले जुआरी। अब एक और बात कहता हूँ, बीच में नहीं रागिनी जी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं और आप अच्छे ढंग से बात करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुनिए, अभी मलूक नागर जी के मन का जो दर्द था या जो डर था, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ रागिनी जी को भी, जब मायावती जी पे प्राण घातक हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के लोग 1995 गेस्ट हाउस कांड, और ये उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मुझे जान से मारना चाहते थे, और उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी और इनकी सरकार, मुलायम की सरकार इनके समर्थन पे थी। तब हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जान पे खेल के जाके उनको बचाया था, वो एक अलग विषय है। मगर मलूक नागर जी का अभी का भय आप समझिए, ये बेचारे कांग्रेस को समर्थन देते हैं। राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के और बिना शर्त समर्थन दिए थे, ये आधा दर्जन हाथी गड़प कर गए। अरे भाई, जो समर्थन दे रहा है उसके विधायक काहे तुमने खा लिए? तो इस कारण से बसपा का दर्द जा सकता है कि किसको लाऊं जवाबे सनम में, कोई नजरों में जस्ता नहीं है, इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं मायावती जी को आगे करो तो हम साथ में आएंगे। क्यों नागर साहब? जी मुझे देखो एक बात कहना, जो नायक जी ने कहा कि सर मैं बोलने देना प्लीज। देखिए, बीजेपी ने हमेशा हमें सपोर्ट करके सरकार बनवाई 2 बार, और सिद्धांतों के लिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई बीजेपी की, और सिद्धांतों के लिए हमने देश की माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई। और कांग्रेस को तो हमने हमेशा सपोर्ट करा, इन्होंने हमें क्या दिया? हमने दिया। और इसी सिद्धांतों की वजह से हमने इंडिया गठबंधन में नहीं गए, और इसी सिद्धांतों की वजह से जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सोच की बात है, सिद्धांतों की बात है, मुसलमानों को ध्यान में रखकर, दलितों को ध्यान में रखकर हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन तुम भी तो आगे आओ, हमारे बगैर तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? दलितों की वोट लेते रहे, और दलितों की और मुसलमानों के लिए आज क्लियर करो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए, मलूक जी समझी नहीं। आप कह रहे हैं कि सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, तो आपका सिद्धांत क्या है? कि मायावती जी को पीएम फेस पहले बनाओ, ये सिद्धांत है? कौन से सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे? नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारा सिद्धांत है देश के लिए काम करो, देश के लोगों के लिए काम करो, देश के लिए जो काम कर रहे हो उसके बगैर मतलब विरोध मत करो। तुम तो खुद खत्म हो गए, हमें भी ले बैठोगे। इसीलिए जो सो कॉल्ड गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, पंजाब में कांग्रेस आपकी लड़ाई, हरियाणा में कांग्रेस आपकी लड़ाई। जी यस, बिल्कुल। और मैं तो आज स्वागत करती हूँ, मैं कहती हूँ मलूक नागर जी से कि आप
इंडिया का, हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से अपने मन की बात थोपते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आके प्रस्ताव रखिए। अब देखिए, ममता बनर्जी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक दलित नेता का नाम, खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया। खड़गे जी ने बहुत ही साधारण तरीके से और सहज तरीके से ये कहा कि पहले चुनाव जीतते हैं, देखते हैं कितने हमारे पास सांसद आते हैं, फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसका नाम आगे किया जाए। बहरहाल एक दो सवाल मुझसे पूछे गए, उसका जल्दी से जवाब देती हूँ। नाम क्या है हमारे अलायंस का? सुधांशु जी को बड़ी इस पर खलबली मच रही है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, नाम पर ना जाए, काम देखें। मैंने पहले भी कहा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंडिया नाम रखते ही इतनी ज्यादा परेशानी और पेट में दर्द भाजपा और मोदी सरकार को हुआ कि इनको पूरा एक इंडिया बनाम भारत का एक नया स्वांग रचना पड़ा, पूरा एक नाटक नया करना पड़ा, एक नया डिबेट जिसमें मीडिया ने भी बहुत मदद की, शुरू करना पड़ा, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि इंडिया नाम कैसे रख दिया गया। तो कोई बात नहीं, नाम से इतनी परेशानी, अभी हमारे काम आप देखते जाइएगा। और थोड़ा सा अंक गणित मैं भी समझाती हूँ। मान लीजिए राजस्थान का उदाहरण, मदद करता है, दूसरी पार्टी राजस्थान, भाई साहब एक मिनट, राजस्थान की बात कर ले। हाँ वो है, क्या मीडिया किसकी मदद कर रहा है ये देश की जनता देख रही है, उसके विवेक पर छोड़िए। विधानसभा के चुनाव में 42% करीब वोट भाजपा को मिला, 39% वोट हमें मिला। अरे छोड़िए मनु जी, ये इनकी रोज की रटी हुई बातें हैं जिस पर अब जनता भी नहीं सुनना चाहती है। मैं उस पर फोकस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि डिबेट ही डिरेल हो जाएगी, डिबेट ही डिरेल हो जाएगी। ना इनसे सफाई देने की जरूरत है, ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। वापस मुद्दे पे आइए। हाँ। मुझे मेरा उदाहरण दे देने दीजिए। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती, आप भी मेरी शैली जानती है, मैं किस तरह से डिबेट करती हूँ। मैं आपके ऊपर आघात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल टिप्पणी कर रही हूँ। सुन लीजिए, देखिए राजस्थान में 42% करीब वोट शेयर था अभी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा का, 39% हमारा था। अगर आप लोकसभा के सांसदों की बात करें तो 25 लोकसभा के सांसद यहाँ से आते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ दें तो 24 भाजपा के पास है, और कितने ले लेंगी वहां से? अगर इसी वोट शेयर को कन्वर्ट करके अगर आप सोचें कि लोकसभा का क्या परिणाम होगा, तो 14 सीट आएंगी एनडीए के पास, 11 सीट कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी है। अलायंस में लड़ेंगी तो एक और एक मिलकर 2 नहीं बनेंगे अंजना जी, एक और एक मिलकर 11 बनेंगे। इस बात का मुझे पूरी तरह से विश्वास है। टाइम खत्म हो रहा है, इतना ही वक्त मैं दे सकती हूँ आपको। मलुक जी सिर्फ 2 लाइन का कमेंट सर, प्लीज सिर्फ 2 लाइन, फिर मुझे सुधांशु जी से जवाब। जी हाँ, 2 लाइन में। 44% वोट बीजेपी का था 2022 में, 40 पॉइंट कुछ परसेंट एसपी आरएलडी का था, 13.5 हमारा मिला दे, 55-56% हो जाता है। अगर हम मिल जाते हैं 60 से ज्यादा सीट हमारी आती है, यूपी गठबंधन की हो जाती है और देश हमारा हो जाता है, बीजेपी साफ हो जाती है। ऐसे में भी ये कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाते तो ये बीजेपी को दोबारा लाना चाहते हैं। क्लियर कट साफ है देश के सामने। सुधांशु जी देखिए, जो लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक से राजनीति जीती जा सकती है, तो पिछली बार सपा बसपा अलायंस था तो लग रहा था हमें उड़ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। जो रागिनी जी ने कहा, एक और मिलकर 11 नहीं, एक और एक मिलकर कई बार 2 भी नहीं रहते, सवाया रह जाते। इसीलिए कहा गया है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौत। महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बने 28 दलों के गठबंधन इंडिया में अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो सकी है। लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया है, वह राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा, जबकि बंगाल में वह अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। वह ना तो कांग्रेस और ना ही वाम दलों के साथ समझौता करेंगी। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न बैठक से खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। वहीं अब शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि 2024 में 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ने जा रही है। को बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था। भाजपा 25 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, वहीं शिवसेना के कोटे में 23 सीटें गई थी। के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अपने पारंपरिक सीटों पर कायम रहेगी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और कांग्रेस अभी पसम पेश की स्थिति में है। मंथन इस बात पे चल रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर निकले या फिर लोकसभा इलेक्शन के लिए सीट और उम्मीदवारों पर फोकस किया जाए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।